प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान की नदियों के जो अपवाह क्षेत्र हैं उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। इसके बाद अब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो राजस्थान की लूनी नदी, जो पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत बड़ी नदी है, तो राजस्थान के जो बांगड़ प्रदेश है उसके दक्षिण में अजमेर के अन्ना सागर झील से इस नदी का उद्गम होता है। 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती है। आगे ये जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि कई जो सेमी डेजर्ट एरिया है या अर्धशुष्क क्षेत्र है वहां से होकर के गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका देखा जाए तो 34,866 वर्ग किलोमीटर है। 32 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है तालोड़ के समीप लेटराइट और मुर्रम से निर्मित इसका क्षेत्र है। थोड़ा पुष्कर घाटी से एक छोटी नदी इसमें आकर के मिलती है, जिससे लूनी नदी का बेसिन है तो थोड़ा विस्तृत हो जाता है, बड़ा। कुल अपवाह क्षेत्र के 10.4% भूभाग में कई छोटी छोटी जलधाराएं आकर के इस लूनी नदी में मिलती हैं। लूनी की अन्य जो छोटी नदियां हैं उसमें लालरी, गुहिया, भांडी, सुकड़ी, जवाई, मिठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागाई नदियां आकर के मिलती है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है और बालोतरा से आगे इसका जल खारा हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए ये पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब हम दक्षिण राजस्थान में आते हैं। दक्षिण राजस्थान में या दक्षिण की गंगा के रूप में प्रसिद्ध माही नदी का उद्गम स्थल है, जो हमारा दक्षिण में अमझेरू जिला है मध्य प्रदेश का, जाबुआ के जस्ट आगे है। तो वहां से ये नदी निकलती है। पहाड़ी के पूर्वी ढलान से माही नदी निकलती है और पश्चिमी ढलान से अनास नदी निकलती है। यहाँ के लोग दोनों ही नदियों को बहनों के रूप में भी मानते हैं। और जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे राइट हैंड तरफ माही है तो लेफ्ट हैंड तरफ अनास है। इस तरह से ये नदी है जो बांसवाड़ा जिले के खानू के निकट आकर के मध्य प्रदेश से इसमें राजस्थान में या दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे यह प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई आगे नरवाली के पास ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। 576 किलोमीटर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये थोड़ा सा भाग उदयपुर का ले लेते हैं, प्रतापगढ़ का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। ये खंबात की खाड़ी में गुजरात में चली जाती है और उसमें गिर जाती है। इस नदी से आगे जाकर के और दोनों ही नदियाँ हमारी जो अनास है दोनों मिल जाती है और आगे कडाना डैम के अंतर्गत चली जाती है, फिर आगे इसमें बहाव। इस तरह से माही नदी, इस माही नदी के ऊपर मोरखेड़ा के निकट एक माही बजा सागर बांध बनाया गया है, जो
अर्थ डैम के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, अड़ास, चाप, मोरन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम सोम नदी की बात करते हैं। सोम उदयपुर के जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव को यहाँ के आदिवासी लोग कालाबाग जी के नाम से जानते हैं या काला जी के नाम से भी पुकारते हैं स्थानीय लोग। तो वहाँ एक जस्ट पास में बावलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिछागेड़ा स्थल है। इसका उद्गम स्थल सोम का है। तो प्रारंभ में दक्षिण पूर्व तथा बाद में डूंगरपुर की सीमा में ये पूर्व की ओर बहती हुई बेणेश्वर में आकर के ये माही नदी में मिल जाती है। तो और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जाखम है, गोमती है, सारण है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरी दक्षिण की जो नदी है वो जाखम है। यह नदी छोटी सादड़ी है। छोटी सादड़ी के निकट से निकलती हैं, प्रतापगढ़ जिले में बहती हैं, दरियावत तहसील में प्रवेश करती हैं और आगे बेणेश्वर के निकट मतलब थोड़ा सा ऊपर कुछ ही किलोमीटर कुछ ही किलोमीटर आगे यह जो सोम नदी में मिल जाती है। इस तरह से सोम, जाखम और माही त्रिवेणी संगम के रूप में भी यहाँ के लोग जानते हैं और त्रिवेणी संगम के रूप में इसी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। इसके बाद पश्चिमी बनास। विद्यार्थियों को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बनास दो प्रकार की है। राजस्थान में ही प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इसका उत्तर सही नहीं दे पाते हो। कई बार प्रश्न पश्चिमी बनास के बारे में पूछा जाता है, आप पूर्वी बनास के बारे में आंसर दे आते हो। तो पश्चिमी बनास अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर जो हमारा सिरोही में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती हैं। कच्छ की खाड़ी को लिटिल रन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरी नदी है साबरमती नदी। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। इसका अधिकांश जो एरिया है साबरमती का, बड़ी नदी है और गुजरात में इसका क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात की मुख्य नदी, इसके बाद इनकी अनेक सहायक नदियों में रिवाकल है, हथमती है, मेशवा है, बेतरक है और नाज है। ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये सभी सहायक नदियां उदयपुर और डूंगरपुर जिलों से निकलती हैं और सभी बंगाल इसमें अरब सागर में जाकर के गिरती साबरमती के साथ। इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली के बारे में, जो पूर्व की ओर जाकर के ये नदियां हैं लंबा मार्ग तय करती हैं और विभिन्न नदियों के सहयोग के माध्यम से आगे बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो उसमें इस क्रम में सबसे बड़ी जो नदी है हमारी वो चंबल नदी है। चंबल नदी, इसका प्राचीन नाम चर्मनवती था। इसी नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो औद्योगिक नगर कोटा है और कई सारे नगर हैं, इस नदी के सहारे विद्युत हो या सिंचाई की सुविधाएं हैं, पेयजल की सुविधाएं हैं। तो इसके लिए ये जो कामधेनु नाम है वो उपयुक्त भी है। यह एमपी के महू जिला है जहाँ आरडी की भी रहती है। तो आर के निकट मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। 616
मीटर की हाइट पर स्थित है ये पहाड़ी। 325 किलोमीटर लंबे इस नदी की ये विशेषता है कि ज़्यादातर ये गॉर्ज में बहती है जंगल। तो 300 सबसे पहले तो इसका 325 किलोमीटर जो एरिया है से लंबे और सकड़े गॉर्ज में बहती हैं 84 गढ़ तक इसी गॉर्ज में। कोटा तक पुनः 132 किलोमीटर, ये 113 किलोमीटर सॉरी बहती है और 84 गढ़ में नदी का जो तल है वो 300 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। आगे ढेसरोडगढ़ के समीप इसमें इस चंबल नदी बामनी नदी आकर के मिलती है। यहाँ से ढेसरोडगढ़ के समीप 5 किलोमीटर की दूरी पर चुलिया जलप्रपात है। आपने सुना होगा इसका नाम। वो चंबल नदी का सबसे प्रसिद्ध जो जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात है। यहीं से यह उत्तर पूर्व में मुड़ करके कोटा में बहती है। आगे सवाईमाधोपुर व कोटा की सीमा बना करके रामेश्वरम स्थल पर यह बनास पानी का बनास नदी का पानी ले लेती है और नानेरा गांव के समीप काली सिंध नदी इसमें मिल जाती है। इस तरह से चंबल नदी की जो लेंथ है 964 किलोमीटर 966 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मुरादगंज के समीप यूपी का जो मुरादगंज है उसके समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इस तरह से हमारी जो चंबल नदी है एक लंबा सफर करती है। चंबल की सबसे जो बड़ी सहायक नदी के रूप में है वो है बनास। वन की आशा इस नदी को कहा जाता है। खमनोर पहाड़ियों से कांकरोली और नाथद्वारा के बीच में जो पहाड़ी है खमनोर की वहाँ से निकलती हैं गोगुंदा के पूरे पठार में बहती हुई नाथद्वारा, राजसमंद, रेलवगरा, चित्तौड़, भीलवाड़ा के बिगोद के पास भीलवाड़ा से बिगोद के पास ये है बेड़स नदी का पानी लेती है। बनास में बेड़स नदी मिल जाती है। 480 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये बनास नदी रामेश्वरम पर इसमें चंबल नदी में मिल जाती है। आगे यही यमुना नदी में मिल जाता है इसका जल। तो बनास की सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ा सा जाने कि इसकी खाड़ी है, बेड़च है, कोठारी है, मैना, बांडी, मानसी, धुंध और मोरे। बिगोद और मांडलगढ़ के समीप बेड़च और मैनाल का संगम है जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है मैनाल। कोटा और बूंदी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है मैनाल। और इन्हें तीनों नदियों में मांडलगढ़ इसमें बेड़च और मैनाल और बनास तो तीनों नदी का संगम इसलिए त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। बेड़च की बात हम करते हैं तो गोविंदा की पहाड़ियों से के पास में जो कि वहां से ये नदी निकलती है। जहां से इसका उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल एक महत्वपूर्ण जानकारी आयत और बेड़च एक ही नदी के दो नाम है। तो कहाँ तक तो इसको आयत कहा जाता है, कहाँ तक बेड़च। ये महत्वपूर्ण
स्थल से उदय सागर झील तक इसको आयड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे ही उदय सागर से वो आगे बढ़ती है तो उसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बेड़च और आयड़ एक ही नदी के दो नाम हैं। कहाँ तक तो इसको आयड़ कहा जाता है और कहाँ से इसको बेड़च कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी पर आहड़ की सभ्यता भी स्थित है। 190 किलोमीटर बहती है और बिगोद के पास बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद गंभीरी का ज़्यादातर एरिया चित्तौड़गढ़ जिले में ही है और आगे ये गंभीरी जो नदी है वो बेड़च में मिल जाती है। फिर कोठारी कोठारी नदी का दिवेर इसका उद्गम स्थल है। 150 किलोमीटर बहती है, बनास में मिल जाती है। फिर खारी नदी है जो बिजराम ग्राम से निकलती है, देवगढ़ होते हुए अजमेर के समीप बनास में मिल जाती है। काली सिंध का उद्गम स्थल एमपी से। इस तरह से हमने इन नदियों के बारे में जानने का प्रयास किया। कुछ और नदियाँ और आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, उसके बारे में हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।